नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से, जो कि मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। पर्यावरण प्रोटोकॉल से संबंध में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर कार्य यहाँ पर करना होता है और उसी संबंधित कुछ प्रोटोकॉल है। उन प्रोटोकॉल्स का नाम रखा गया है, उन नियमों का नाम रखा गया है। जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, समझौता है। समझौते में भी कुछ नियमों का निर्धारण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन है, जिनेवा प्रोटोकॉल है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जितने भी मेरे प्रोटोकॉल है, एटलीस्ट इतना प्रोटोकॉलों की संख्या बहुत है, कभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये जो है, जितने मैं बना रहा हूँ ये वीडियो जो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से अक्सर आयोग या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, अक्सर इन्हीं सम्मेलनों से प्रश्न पूछता है। और ख़ास कर कि उसमें क्या है, मतलब क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और किस सन में वो चीज़ हुई है, ये पूछता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम है, कभी कभी परीक्षा में कार्टाजेना को सीधे कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिख के आ जाएगा, जैव सुरक्षा नहीं लिखेगा पेपर के अंदर, सीधे लिख देगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल में के अंदर क्या बात कही गई है। तो यहाँ पर पूरा नाम जो है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है। अगर जैव सुरक्षा नाम लिख के दे देगा तो आप आसानी से कैच कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन अगर नहीं देगा तो आपके लिए आसानी नहीं होगी। पहला नंबर तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वह कब इसको अपनाया गया था? 2000 में अपनाया गया और 2 साल बाद 2000 में अपनाया गया और 2 साल बाद 2003 में इसे लागू किया गया। लेकिन इसके अंदर है क्या? जो कि जैव सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि सजीव जीवों की बात कर रहे हैं, यानी कि सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रस्तरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब कहने का सीधा सा बात यह है कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं और उनकी तस्करी की जाती है, उन सब पर रोक लगाने के लिए उनको सुरक्षित रखना, उनका अंतरण करना, उनका प्रसंस्करण करना, उनका सुनिश्चित उपयोग करना, मतलब गलत तरीके से नहीं, ठीक है ना। तो वो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंदर ये एक मुख्य बिंदु रखा गया था, ठीक है। बहुत सी बातें किसी प्रोटोकॉल के अंदर कही जाती, किसी समझौते के अंदर, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे आयोग क्वेश्चन पूछता वो ये है कि सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्त्रण एवं उपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज़ों पे आते हैं नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल दोस्तों 2010 में लाया गया। यहाँ पर ध्यान दें, जो 2010 का नगोया प्रोटोकॉल है, ये इसके अंदर क्या गया? 2010 में यह लाया गया नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों। अब यहाँ देखिए टर्मोलॉजी दिमाग पकड़िएगा, यह आनुवांशिक संसाधनों की बात करता। आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जानते हैं कि बहुत से शोध कार्य होते रहते हैं। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए कोविड-19 में जीनोम टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है कि जो भी वायरस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग, जब जीनोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो जीन की बात करते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम जीन की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी नई खोज होती है किसी देश के अंदर, अगर हम तो आनुवांशिक स्तर पर किसी चीज़ की अगर खोज हो रही है, ध्यान दें, आनुवांशिक स्तर पर मतलब जीन के स्तर पर, गुणसूत्र के स्तर पर अगर कोई खोज हो रही है या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग बीटी कपास की बात करते हैं, बीटी बैगन की बात करते हैं, उसकी तकनीकी से संबंधित कोई जानकारी या तकनीकी खोज होती है, तो उसको न्यायोचित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उसका जो लाभ है उसको सभी देशों के बीच में साझा करना और इस बात को सुनिश्चित करना इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल किया गया नगोया प्रोटोकॉल 2010 के अंदर। मतलब अनुमानसिक संसाधनों की बात की जा रही है। अनुमानसिक मतलब अनुमानसिक स्तर पे जब कोई चीज़ आप खोज कर लेते हैं या अनुमानसिक स्तर कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो एक तरह का संसाधन बन जाता है। उसको न्यायोचित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से सभी देशों के बीच में साझा करना, जो कि नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर तय की गई। अब देखते एक संगठन बनाया गया यूएनएफसीसी, जो कि 1994 में था। इसने क्या किया, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, यूएनएफसीसी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिएगा, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पहचान पूछते हैं। ये 1994 में आया और इसका उद्देश्य था हरित गैसों, ध्यान देंगे, हरित गैसों मतलब ग्रीन हाउस गैसों के बाद की सांद्रता को स्थिर रखना। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल या कौन कौन से ऐसे नियम आए हैं, कौन से समझौते हुए हैं जिसमें हरित गैसों की सांद्रता को स्थिर रखने की बात कही गई है। तो वो देखेंगे, एक तो यूएनएफसीसी के द्वारा किया करने की बात किया, और ग्रीन हाउस, जब हरित गैसों की हम लोग बात करें तो कुछ ग्रीन हाउस गैसें हम लोग यहाँ पर देख लें। जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, जल वाष्प है और ओजोन शामिल है। याद कर लीजिएगा, इतने नाम हैं, बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखिएगा। इसमें से ऑप्शन में अक्सर आयोग जो रखता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह से, या परक्लोरोहाइड्रेट्स को नहीं रखता है, वो रखता है ऑप्शन में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प और ओजोन में से किसी एक ऑप्शन को आपको, चार ऑप्शन में से एक देगा, वहाँ पर आपको सही करना होगा। फिर देखेंगे यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में इसको लाया गया और इसको लागू किया गया 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल, इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बात की गई, मतलब इन गैसों की कटौती करने की बात कही गई है। तो देखेंगे आपके सामने दो ऐसे प्रोटोकॉल मिल गए हैं, जिसके दो ऐसे नियम मिल गए हैं, जिसके अंदर हरित गैसों की या ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रता को स्थिर रखने या उसमें कटौती करने की बात कही गई, मतलब हरित गैसों की रोकथाम पे बात की गई है। अब आते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो कि आपका 1985 का है, थोड़ा पुराना है। वियना कन्वेंशन ये ओजोन परत की सुरक्षा की बात करने की, मतलब ओजोन परत मतलब O3 की सुरक्षा की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, देखिए ओजोन परत की सुरक्षा करनी है तो कुछ गैसें जो निकलती हैं पृथ्वी के मतलब पृथ्वी ऊपर से, या जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से ओजोन गैसों पे खतरा मंडराता है, जिसके चलते ओजोन क्या होते हैं, नष्ट होती चली जाएगी, जिससे पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आने वाली है वो मानव को हानि पहुंचा सकती हैं। तो उसके अंतर्गत वियना कन्वेंशन को लाया गया और 1985 में लाया गया, ये ध्यान रखेंगे। और वियना कन्वेंशन का संबंध किससे, इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ओजोन 3 याद रखेंगे। फिर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया 1987 में दोस्तों, और इसको लागू किया गया 1989 में। मैं यहाँ पर लागू करने वाली चीज़ कहीं कहीं नहीं बता रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है और ये क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा भी लागू करने के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ बात कही जा रही है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन और उपयोग में कमी लानी है। बात वही है कि ओजोन परत की सुरक्षा करनी, सुरक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षा मतलब जिन चीज़ों से उसे हानि पहुँचती है उसको रोकना, तभी सुरक्षा हो सकती है। तो उसने कुल मिला के दोनों में एक ही बात कही गई है कि ओजोन परत की हमको सुरक्षा करनी है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। 1985 में वियना कन्वेंशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में है। बस ये देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1989 में लागू होता है। फिर आता है किगाली समझौता। किगाली समझौता जो कि 2016 का है दोस्तों, याद रखिएगा, किगाली समझौता जो है 2016 का है। इसके अंतर्गत ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रखेंगे, ओजोन परत प्लस ग्रीन हाउस। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, जो किगाली समझौता है जो कि 2016 में लाया गया, इसको जो कि 2019 में लागू हुआ, इसमें किया क्या गया है, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल को एक तरह से मिला दिया गया है। सीधे हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध 1987 में, जिसके अंतर्गत ओजोन परत की सुरक्षा की बात की गई। इसमें यह संशोधन किया गया कि इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भी हमको रोक लगानी है। 2016 में लाया गया और उसका नाम रख दिया, कह सकते हैं हम लोग कि क्योटो प्रोटोकॉल प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इक्वल टू किगाली समझौता। इसको अच्छे से याद करिएगा। फिर देखेंगे हम लोग पेरिस समझौता की बात करते हैं। पेरिस समझौता जो है 2015 में ये लाया गया। पेरिस समझौता कब लाया गया, 2015 में, याद देखिएगा, याद कर लीजिए। पेरिस समझौता का संबंध भी जलवायु परिवर्तन से है, इसको भी याद रखिएगा, 2015 में लाया गया, इसको अच्छे से याद करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कह लीजिए या रियो सम्मेलन कह लीजिए या पृथ्वी सम्मेलन कह लीजिए, ये लाया गया कब दोस्तों, 1992 में लाया गया। सभी बहुत मतलब कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये
रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य एजेंडा 21 था, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। सतत विकास से संबंधित, सतत विकास, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम अपने संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, फिर आते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल। ये काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल है जो कि 1925 का है। इसमें जैविक हथियार के ऊपर रोक लगाने से जुड़ा हुआ, मतलब जैविक हथियार भी खतरनाक हो सकते हैं या तो उस पर भी रोक लगाने की बात की गई। जैविक हथियार यानी कि ऐसा कोई बैक्टीरिया से संबंधित या विषाणु से संबंधित कोई ऐसा हथियार बनाए जो कि महामारी की तरह फैल सके। जैसे अब कोविड-19 की हम लोग बात करते हैं, इसको भी जैविक हथियार की संज्ञा दे सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इससे क्या हुआ, पूरा विश्व एक तरह की बीमारी से पीड़ित हो रहा है। इसमें किसी पर्टिकुलर जीव के होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, यानी वायरस है इसके अंदर, और वायरस एक जैविक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि पूरे विश्व को परेशान कर सकता है या किसी एक बहुत बड़े देश के क्षेत्र को परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर जिनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोविड-19 बीमारी के चलते ये यहाँ से प्रश्न आयोग पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब कि प्रोटोकॉल्स ये समझौते रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में हाल फिलहाल में आ सकते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, कई बार रिवीजन कर लें, खासकर सन वगैरह जरूर याद रखें। और सन, दो ही चीज़ आपको इसके अंदर पढ़ना है, सन और एक पॉइंट ये कि किस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है। दो चीज़ अगर आपको याद है तो इस पर रिलेटेड कोई परीक्षा में प्रश्न आता तो आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अरे कौन आ रही है।